सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि आपने कितना इनपुट डाला और उसकी वजह से कितना आउटपुट निकल रहा है, राइट। तो ये चीज़ लिखा हुआ है। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो हमें मिलने वाला है थ्रू आर अमाउंट ऑफ इनपुट एंड जो हमने टेक्निक्स यूज़ की गई है। तो हम कितना मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं बताइए, अमाउंट जो हमने क्या यूज़ किया बताइए, इनपुट, एंड जो हमने गिवन क्या यूज़ किए बताइए, टेक्नोलॉजी। उसी को हम क्या बोलते हैं इसका कम ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ओके। नाउ हम प्रोडक्शन फंक्शन के दो रन पढ़ने वाले हैं। कौन सा रन है बताइए? वन इज शॉर्ट रन एंड वन इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है गाइस? वो रन जहां दोनों फैक्टर होंगे, वन इज वेरिएबल एंड वन इज फिक्स फैक्टर। बट लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कौन से फैक्टर होते हैं? वेरिएबल, बिकॉज इवन द फिक्स फैक्टर ऑल्सो कन्वर्ट टू विच फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर। क्या चीज़ क्लियर हुआ? राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ऑल दिस, मतलब क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर प्लस कैपिटल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर प्लस कैपिटल, जिसका मतलब तुम्हारा आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कितना आपने वेरिएबल फैक्टर यूज किया और कितना आपने क्या यूज किया है? फिक्स फैक्टर। वेर योर के डिफाइंस योर फिक्स फैक्टर एंड एल डिफाइंस योर वेरिएबल फैक्टर। क्या चीज क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने ये पढ़ा है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन के दो रन पढ़े। इज दैट क्लियर? राइट। अब हम ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, एक बार देख लेते हैं फिर से। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहां एक इनपुट क्या रहने वाला है? वेरिएबल, और एक इनपुट क्या रहने वाला है बताइए? फिक्स। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज लॉन्ग रन? लॉन्ग रन वो होता है जहां सारे इनपुट्स आपके क्या होने वाले बताइए? वेरिएबल, और वो सेम प्रपोर्शन से बढ़ेंगे। सेम प्रपोर्शन मतलब क्या? याद है मेरा वो एग्जाम्पल कोक वाला? अगर एक फ्रिज है और उसकी कैपेसिटी है 100 गर्म कोक को ठंडा करने की, तो अगर लॉन्ग रन में मुझे 100 यूनिट्स बनाने, तो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? 1 फ्रिज एंड 100 गर्म को। बट अगर 200 बनाने हो तो 2 फ्रिज एंड 200 गर्म को। तो रेशियो क्या हो गया फिर से? 100:1। अगर 300 बनाने हो तो क्या हो जाएगा? 3 फ्रिज और 300 गर्म कोक। अगेन द रेशियो कितना हो गया? 100:1। सर यहाँ पे हमेशा हम फुल कैपेसिटी की बात करेंगे। द आंसर इज येस, बिकॉज लॉन्ग रन ऑलवेज टॉक्स अबाउट फुलर कैपेसिटी। तो लॉन्ग रन क्या होता है गाइस? जहाँ सभी फैक्टर्स क्या होते हैं बताइए? वेरिएबल्स होते हैं, और जो चेंज होता है वो हमेशा क्या रहता है? प्रोपोर्शनेटली। क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये चीज समझ आ गया? ओके। नाउ कुछ रूल्स है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के जो हमने किए हुए हैं। सबसे पहला, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस क्या है? कि जो शॉर्ट रन होता है, इसके डिफरेंसेस एग्जाम में पूछ सकते हैं। शॉर्ट रन वो रन होता है जहाँ दोनों फैक्टर होते हैं, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। यहाँ पे फिक्स फैक्टर में क्या होता है? सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और वो कौन सा फैक्टर होता है बताइए? वेरिएबल। एक सेकेंड, मैं इसको नोट्स में समझाता हूँ। कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट रन और दूसरा कौन सा है बताइए? लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जो होता है उसको हम कौन सा प्रोपोर्शन फैक्टर बोलते हैं? वेरिएबल। इसके अंदर दोनों फैक्टर होते हैं, वेरिएबल प्लस फिक्स। वहीं लॉन्ग रन में सिर्फ कौन सा फैक्टर होता है बताइए? वेरिएबल फैक्टर। क्या चीज क्लियर? जब हम यहाँ की बात करते हैं, हम यहाँ यूज करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ एक ही फैक्टर से रिटर्न कंपेयर किया जाएगा, और वो कौन सा है? वेरिएबल, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो वैसे भी यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट। बट हम लॉन्ग रन की जब बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। क्या यूज वर्ड करेंगे? रिटर्न्स टू स्केल। राइट। यहाँ पे जो दो फैक्टर है, उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा बताइए? सेम। राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ व्हाट? फैक्टर्स। और यहाँ पे रेशियो हमेशा क्या होता जाएगा? चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 कोक बनाने हो तो क्या होगा? 30 गर्म कोक और एक फ्रिज। 40 बनाने हो तो 40:1। 50 बनाने हो तो 50:1। तो यहाँ पे जो फैक्टर का रेशियो है वो सेम रहेगा या वेरिएबल होगा? यहाँ पे जो फैक्टर का रेशियो है, कौन से फैक्टर बताइए? वेरिएबल और फिक्स। वो हमेशा क्या रहता रहेगा बताइए? चेंज। क्या ये चीज़ क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट रन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्ग रन। क्या यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद है? क्या कहता था? एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर गाइस? कम ऑन।
वेरिएबल फैक्टर हम किससे कंबाइन करने वाले हैं बताइए? फिक्स फैक्टर के साथ. एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, इनिशियली आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है बताइए? इंक्रीज. एमपी आपका क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है. ड्यू टू विच रिटर्न्स टू फैक्टर बताइए? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. किसकी वजह से बताइए? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. देन उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा बताइए? डिक्लाइन. और एमपी जो डिक्लाइन होता है उसका रीजन क्या लिखा हुआ बताइए? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहां आपका एमपी क्या हो जाएगा बताइए? जीरो. एंड एक लेवल के बाद एमपी क्या हो जाएगा बताइए? नेगेटिव. और नेगेटिव होगा उसे हम कौन सा रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर. कौन सा लॉ ये? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो क्या कहता है? एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर गाइस? कम ऑन. वेरिएबल फैक्टर. किससे कंबाइन होता है बताइए? फिक्स फैक्टर. इनिशियली आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है. फिर उसके बाद एमपी क्या होने वाला है? डिक्लाइन. फिर एक स्टेज आएगा जहाँ एमपी क्या हो जाएगा? जीरो. और फिर एक और स्टेज आएगा जहाँ एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. जब एमपी बढ़ता है उसे हम कौन सा स्टेज कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. जब एमपी गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. जब एमपी जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन. कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर. और जब एमपी नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या चीज़ क्लियर हुआ? समझ आया? ओके. बिहेवियर बताइए एमपी का. एमपी का बिहेवियर बोलो. बढ़िया. देखो, इनिशियली एमपी बढ़ेगा, फिर एमपी गिरेगा, फिर एमपी ज़ीरो होगा, और फिर एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये है आपका एमपी. और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वर्ड आउटपुट. पहले एमपी बढ़ता है, फिर एमपी क्या होता है बताइए? गिरता है. फिर एमपी कहाँ पहुँचता है गाइस? कम ऑन. ज़ीरो. और फिर एमपी क्या हो जाता है बताइए? नेगेटिव. क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? समझ आया? और एमपी क्या होता है? व्हाट इज एमपी? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. change in total product when one more unit of which factor? variable factor. किससे कंबाइन हो रहेगा? इसका कम फिक्स फैक्टर के साथ. उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट. चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ योर फिक्स फैक्टर. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक लेबर लाया तो उसने कितने यूनिट्स बनाए बताइए? 4. तो टोटल आउटपुट भी कितना निकला? 4. दो ने मिलके कितने बनाए? 9 घर बनाए. तो दूसरे ने आके कितना बनाया बताइए? 5. दो ने मिलके कितना आउटपुट बनाया? 9. तो दूसरे ने आके कितना बनाया? 5. तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ व्हाट? फिक्स फैक्टर. तीसरा आया तो 3 ने मिलके बनाए 15. तो तीसरे ने आके कितना बनाया? 6. 4. चौथा आया, 4 ने मिलके कितने बनाए? 22. तो चौथे के आने से कितना बना? 7. तो ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज को हम कौन सा स्टेज बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या चीज़ क्लियर हुआ? फिर 5वां लेबर आया, आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी खाली क्या हो गई? कम. एमपी क्या हो गया कहता है? ये गिर गया. 6th, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा पर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? गिर रही है. एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब 7वें लेबर आने से टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो एमपी क्या हो जाएगा बताइए? 0. और एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसके आने से टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. दैट इज -2. तो समझ आया? ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन. व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? द अमाउंट ऑफ आउटपुट विच इज प्रोड्यूस व्हेन कंबाइनिंग ऑल द वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर, है ना? तो इनिशियली देखो टीपी क्या रेट से बढ़ रहा है. देखो, तुम ध्यान से देखो, इनिशियली टीपी 4 से 22 पहुंचा, तो टीपी बढ़ तो रहा है, बट क्या रेट से बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि 4 से 5 से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा? 6, और फिर कितने से बढ़ा? 7. तो इनिशियली क्योंकि आपका एमपी क्या हो रहा है बताइए? इंक्रीज. तो टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट क्या रेट से हो रहा है बताइए? इंक्रीजिंग रेट. फिर आपका एमपी क्या हो रहा है बताइए? डिक्लाइन हुआ, बट टीपी बढ़ा, पर क्या रेट से बढ़ा? डिमिनिशिंग. क्योंकि 2 से बढ़ा और फिर कितने से बढ़ा? 3. तो कहना इसे, जब आपका एमपी डिक्लाइन होता है तो टीपी इंक्रीज तो होता है, बट क्या रेट से इंक्रीज होता है बताइए? डिमिनिशिंग रेट. क्या रेट से? डिमिनिशिंग रेट.
एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ एमपी 0 है, तो ये उसका टीपी का कौन सा पॉइंट हो जाता है बताइए? टीपी का मैक्सिमम पॉइंट। और एक वो भी स्टेज आएगा जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा, तो देन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। क्या ये चीज क्लियर? ये हुआ एमपी और टीपी का। क्या क्लियर है? राइट, इसको अपने एक डायग्राम से करते हैं। अभी ये एमपी बना, अब एमपी से देखो टीपी कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? डॉटेड लाइन, एमपी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से एक डॉटेड लाइन खींचोगे, फिर एमपी का जब जहाँ 0 होता है वहाँ एक और डॉटेड लाइन खींचोगे और एक डायग्राम बनाओगे। पहले टीपी इंक्रीज होगा, बट क्या रेट से? इंक्रीजिंग रेट। फिर टीपी क्या रेट से इंक्रीज होगा? डिमिनिशिंग रेट। फिर टीपी स्टार्ट्स इस पॉइंट के बाद फॉलिंग। ये है टीपी, और ये क्या लिखोगे वर्ड बताइए? आउटपुट। क्या ये सबको समझ आया? तो पहले टीपी इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी इंक्रीज हुआ डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन टीपी रीचेस टू इट्स विच पॉइंट? मैक्सिमम पॉइंट, जब एमपी क्या हो जाता है? 0, एंड देन उसके बाद टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। क्या ये चीज़ क्लियर? क्या एमपी टीपी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा समझ आया? इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, क्या लिखा है बुक्स में? टीपी मतलब क्या होता है? टीपी मतलब होता है इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ commodity produced during a specific period by combining which factor guys? Variable factor with which factor? Fixed factor. देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है it is the total amount produced by a particular commodity by combining which factor guys? Variable with fixed factor. क्या चीज़ क्लियर? इसके बाद ये हम करेंगे, बट पहले स्टेज को हम कौन सा स्टेज बोलते हैं गाइस? कम ऑन, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कि टोटल कितने स्टेज है? 4। तुम्हारे में 4 है कि 3 स्टेज बताया? 3। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न, और फिर तीसरा स्टेज क्या होता है? नेगेटिव रिटर्न। अगर आपको पूछे व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, तो ये वो स्टेज होता है जहां आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट क्या रेट से बढ़ेगा बताइए? इंक्रीजिंग रेट। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन हर एक आउटपुट पे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? समझ आया? बिकॉज हियर टीपी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कर्व इंक्रीजेस। इस पॉइंट को और एक नाम क्या बोलते हैं बताइए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिकॉज टीपी कर्व यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है, बट क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है गाइस? कम ऑन, इंक्रीजिंग रेट। इस पॉइंट टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ एमपी का कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये पूरा समझ आ गया? दूसरा स्टेज, दूसरे स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहते हैं बताइए? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग स्टेज वो स्टेज होता है जहां पे एमपी गिर जाता है और टीपी इंक्रीज होगा, बट क्या रेट से इंक्रीज होगा? डिमिनिशिंग रेट से। क्या चीज क्लियर? टीपी विल इंक्रीज बट टिल डिमिनिशिंग रेट, और ये टीपी का कौन सा पॉइंट हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम पॉइंट। राइट। अच्छा एक सेकेंड, मैं जब इंक्रीजिंग रिटर्न सिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बेटर है। चलो, इसको हम कौन सा स्टेज कहते हैं? फर्स्ट। इसको हम कहते हैं सेकेंड, और इसको हम कौन सा कहते हैं? थर्ड स्टेज। पहले स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहेंगे? इंक्रीजिंग स्टेज। राइट। इंक्रीजिंग स्टेज में एमपी के कितने फेज आते हैं? 2। टीपी के कितने फेज आते हैं? 2। और एपी का कितना फेज आता है? 1। राइट। पहले ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं पहले देख लो। पहला स्टेज बनाएंगे जहां पे स्टेज 1 नहीं कह रहा हूँ, पहला स्टेज में हम क्या करेंगे? एमपी को बढ़ाएंगे, फिर एमपी को क्या करेंगे? गिराएंगे। ये एमपी बढ़ा, और फिर यहाँ पे एमपी क्या हो गया? गिर गया। क्या स्टेज 1 एमपी से डिफाइन होता है? नहीं। स्टेज कौन से डिफाइन होता है? एपी से। एवरेज प्रोडक्ट याद है? एवरेज तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा, है ना? और उसके बाद एवरेज क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के बाद से गिर जाएगा। क्या चीज़ क्लियर? तो पहला स्टेज कौन डिफाइन करने वाला है बताइए? एपी। तो यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ से पहला स्टेज डिफाइन होता है। तो पहला स्टेज कौन डिफाइन करेगा? एपी। सेकेंड स्टेज कौन डिफाइन करेगा बताइए? एमपी, जहाँ कौन सा पॉइंट पे होता है बताइए? 0। और तीसरा स्टेज कौन सा स्टेज होता है? जहाँ पे एमपी अपने आप क्या हो जाता है? नेगेटिव। क्या चीज़ क्लियर?
समझ आया? ओके। अब हम जब क्या बनाएंगे, टीपी, तो टीपी के दो फेज होते हैं। My bad. टीपी के कितने स्टेज होंगे? दो। पहले टीपी क्या रेट से बढ़ेगा बताओ? इंक्रीजेस एट, ज़्यादा फास्ट हो गया, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। फिर जहाँ एम पी ज़ीरो होता है वहाँ पे इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और जब एम पी नेगेटिव हो जाएगा टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये है टीपी। पहले टीपी बना दो फिर स्टेज डिफाइन कर लेंगे। क्या चीज़ क्लियर? ये हो गया मेरा ग्रीन वाला लाइन। ये पूरे स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहेंगे? स्टेज 1। दिस इज स्टेज एंड दिस इज स्टेज 3। स्टेज 1 को कौन सा स्टेज कहेंगे बताइए? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। स्टेज 2 को कौन सा रिटर्न कहेंगे? डिमिनिशिंग। और स्टेज 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या यहाँ तक क्लियर? अब इसका कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो हम रेफर करेंगे। और फर्स्ट क्या हुआ? ओके चलो, सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा? वो स्टेज जहाँ एमपी, पहला स्टेज में एमपी क्या होने वाला है? एमपी इंक्रीज होने वाला है, राइट। फिर उसके बाद एमपी क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज, उसके बाद डिक्रीज। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है? जब तक एपी इंक्रीज ना हो, मतलब 0.8 तक फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में पहले एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज, एंड देन एमपी क्या हो रहा है? डिक्रीज। टीपी की अगर बात करें, टीपी इज इंक्रीजिंग इनिशियली टिल पॉइंट एम एट इंक्रीजिंग रेट, एंड देन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। क्या चीज क्लियर हुआ? एंड व्हाट इज एपी? एपी इज increasing. Why AP is increasing? Because MP is greater than AP. सर डज इट मैटर MP फॉल होता है तो AP गिरे बढ़ेगा? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता MP फॉल हो या राइज हो। AP तब तक बढ़ेगा जब तक MP AP से ज़्यादा है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेज कौन सा स्टेज होगा गाइस? वो स्टेज होता है जहाँ पे MP क्या हो रहा है? गिर रहा है। इस स्टेज को कौन सा बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि MP तो गिर रहा है, आपका एवरेज प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? गिर रहा है। एंड टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट कौन से रेट से गाइस? कम ऑन, डिमिनिशिंग रेट। और कौन से पॉइंट? वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, दैट इज माय पॉइंट टी। क्या चीज क्लियर हुआ? और थर्ड स्टेज वो स्टेज है जिसे नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि एमपी मेरा क्या हो रहा है? नेगेटिव। एमपी नेगेटिव हो रहा है तो एपी गिर अभी भी क्यों रहा है? बिकॉज एमपी स्टिल लेस देन एपी एंड टीपी ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। माई क्वेश्चन इज कौन सा स्टेज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा? वो स्टेज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा जो कि होगा जिसमें आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, एंड दैट इज सेकेंड स्टेज। आप फर्स्ट स्टेज पे रहना नहीं चाहोगे बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एंड तीसरे स्टेज में आपका प्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टेज पे आप रहना नहीं चाहोगे। इज दैट क्लियर गाइस? समझ गए? चलिए अगला है कॉजेस टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कॉजेस टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड कॉजेस टू नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। पहला कॉजेस क्या है बताइए? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ये क्या बोलता है? इनिशियली आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं होता है, तो जैसे जैसे आप एमपी डालोगे तो आप फिक्स फैक्टर का बेटर वे से क्या करोगे? यूटिलाइजेशन। और जब फिक्स फैक्टर का बेटर वे से यूटिलाइजेशन होगा तो आपका एमपी हमेशा क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। क्या ये चीज क्लियर? राइट। तो ये लिखा हुआ है क्योंकि सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर हैज टू बी यूटिलाइज वॉट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब आपका फिक्स फैक्टर इनिशियली फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं होता, और जैसे जैसे आप एमपी बढ़ाते जाओगे आपका फिक्स फैक्टर का बेटर वे से क्या होता जाएगा? यूटिलाइजेशन। क्या है चीज क्लियर? दूसरा कारण क्या था बताइए? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी मतलब क्या? कि जब पहला लेबर होगा या होगा तो आप काम को डिवाइड नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे जैसे आप और लेबर को ऐड करोगे मशीन के साथ, आप लेबर वाइज काम को डिवाइड करोगे, जिससे क्या अचीव होता है बताइए? स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब एक ही काम आप बार बार करोगे तो उससे आपकी क्या बढ़ती है बताइए? एफिशिएंसी। देखो यही लिखा हुआ है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो उससे क्या होगा बताइए? स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जितने ज्यादा लेबर बढ़ेंगे काम को आप क्या कर सकते हो? डिवाइड। और काम को डिवाइड करोगे तो आपका क्या बढ़ेगा बताइए? स्किल्स, जिससे क्या अचीव होगा बताइए? स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या अचीव होता है गाइस? कम ऑन, स्पेशलाइजेशन। तो ये वो दो रीजन है जिससे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है। फर्स्ट क्या है? इनिशियली आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है, और जब तक आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के पूरे चांसेस है। एंड सेकंड क्या है बताइए? इंक्रीज इन
एफिशिएंसी। क्या चीज क्लियर, समझे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या बोलता है कि एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर का एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन होता है। जैसे याद है मेरे एग्जांपल में ऑप्टिमम प्रोपोर्शन क्या था, 1:4, कि भाई एक मशीन में एक साथ 4 जन जब काम करेंगे तो वो उसका बेस्ट वे से होगा। याद है मैं एक टैंक का भी एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 4 लोग जब होते हैं, एक चला रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, एक एम्यूनिशंस लगा रहा है और एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन है। और तब तक आपकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। पर जैसे ही आप और लेबर ऐड कर दोगे, आप उसका जो एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन है वो क्या करने वाले हो, डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है, कम। क्या चीज क्लियर हुआ? तो ये लिखा हुआ है कि but there is a limit up to which it happens because there is an optimum combination of variable and fixed factor। तो जैसे ही आप और लेबर ऐड कर दोगे, आप उसके ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को क्या कर रहे हो, जिससे आपका एमपी क्या होने वाला है, कम। एंड सेकंड क्या लिखा है बताइए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो है, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स। क्या आप लेबर मशीन के बदले लेबर को डिप्लॉय कर सकते हो? जी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेबर यहाँ पे वेरिएबल है, मशीन कौन सा है आपका, फिक्स। क्या एक दूसरे को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? जी नहीं। एंड दैट इज द रीजन दैट इज इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। क्या चीज क्लियर हुआ? तो बताइए व्हाट आर द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। सर एक लेवल तक आप वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करोगे तो आप ऑप्टिमम प्रोपोर्शन तक पहुंचोगे। उसके बाद जैसे ही वेरिएबल और ऐड करोगे, आपका ऑप्टिमम प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टर्ब। सेकेंड पॉइंट क्या था, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, जो कहता है कि एक लेवल के बाद आप लेबर को ज्यादा मशीन से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या चीज क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। कहने का मतलब यह है कि एक लेवल के बाद जब बहुत ज्यादा लेबर्स आप किस में ऐड कर दोगे, मशीन्स के साथ, तो उल्टा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, प्रोडक्शन ही क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, ओवर क्राउडिंग होगा, और ओवर क्राउडिंग होगा तो सबके पास क्या फिक्स फैक्टर की अवेलेबिलिटी होगी, नहीं। काफी लोग क्या होंगे, आइडल बैठे रहेंगे। क्यों आइडल बैठे रहेंगे? क्योंकि हर एक के पास मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिससे रिटर्न उल्टा बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, कम। देखो ये लिखा हुआ है, दे विल लीड टू फॉल इन, एक मिनट, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, ओवर क्राउडिंग। जब ओवर क्राउडिंग होगा तो हर एक के पास टूल्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और जब टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी आपकी और ज्यादा क्या हो जाएगी बताइए, कम। और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। ये लिखा है, टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ, मतलब ज्यादा लोग होंगे तो काम आपका क्या होने वाला है, बिगड़ने वाला है। क्या ये चीज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बताइए, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों को रखोगे तो मैनेज करना भी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल, राइट? बिकॉज देयर आर टू मेनी वर्कर्स, हर एक जन एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालेगा, बिकॉज काम लिमिटेड है, लोग ज्यादा है, तो कोई भी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालेगा, किसी और पे। तो मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाएगा किसको सुधारू और किसको नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, राइट? हर एक जन के पास मौका है कि किसी और को ब्लेम करे, तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम, राइट? ये लिखा हुआ है कि हर एक जन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, दूसरों से शिफ्ट करेगा। द लेबर में अवॉइड व्हाट, वर्क। कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक काम करने के लिए है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी लेगा नहीं। क्या चीज क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए 3 कारण बताइए नेगेटिव रिटर्न्स, 2 कारण नेगेटिव के। सबसे पहला क्या है, ओवर क्राउडिंग, और दूसरी वजह से मैनेजमेंट एफिशिएंसी कम। डिमिनिशिंग के 2 बताइए। सबसे पहले आपने एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया, एंड सेकेंड क्या पॉइंट लिखा आपने, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के 2 पॉइंट, पहला फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ लेबर से क्या अचीव होता है गाइस, कम ऑन, एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हम रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं या रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। और रिटर्न्स टू स्केल खाली ये बात करता है कि आपका कितना चेंज इन स्केल हुआ है, बिकॉज ऑफ द वे द टोटल आउटपुट हैज बीन चेंज विद द चेंज इन व्हाट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपका जब दो वेरिएबल और फिक्स दोनों पे एक ही हो चुका है, वेरिएबल ही हो चुका है, किस प्रोपोर्शन में जो आपका इनपुट चेंज हो रहा है, क्या उसी प्रोपोर्शन से आपका
आउटपुट चेंज हो रहा है कि नहीं, उसी प्रोपोर्शन से हो रहा है या इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन से हो रहा है या डिमिनिशिंग, तो वो जो कंपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। बताइए लॉन्ग रन में क्या तीनों स्टेज पॉसिबल है, इंक्रीजिंग भी पॉसिबल है, डिमिनिशिंग भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। इंक्रीजिंग कैसे होगा, देखो सबसे पहला कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है बताइए, एक लेबर एक कैपिटल तो 100, दो लेबर दो कैपिटल तो 200, मतलब जितना इनपुट बढ़ा रहे हो उतना ही आउटपुट बढ़ा रहे हो। तो लॉन्ग रन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पॉसिबल है। लॉन्ग रन में दूसरा कौन सा पॉसिबल है बताइए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब एक लेबर एक कैपिटल 100, दो कैपिटल दो लेबर 250, मतलब आपने आपका आउटपुट जो है वो 100 से कितना बढ़ गया, अब 150, मतलब आपका रिटर्न क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब आउटपुट रिटर्न ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इनपुट। और तीसरा कौन सा गाइस, कम ऑन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है, पहले एक लेबर और एक कैपिटल लगाया तो 100, जैसे दो लेबर और दो कैपिटल लगाए तो वो क्या हो जाएगा 150। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपको उतने अच्छे लेबर एफिशिएंट नहीं मिल रहे, तब डिक्रीजिंग होगा। ये कब होगा, जब अगला जनरेशन का जो लेबर है ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। और कांस्टेंट कब होता है गाइस, जब दोनों लेबर जो है वो एक जैसे ही हैं। क्या चीज़ क्लियर, या टेक्नोलॉजी में कुछ खास चेंज आया नहीं है। इज दैट क्लियर। एंड इसके बाद हम करने वाले हैं ये डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी कर लिया था, वापस कर लेते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल का डिफरेंस। याद है रिटर्न्स टू फैक्टर किसके बारे में बात करता है, एक ही फैक्टर और वो कौन सा है, वेरिएबल। और रिटर्न्स टू स्केल हम दोनों फैक्टर्स की बात करता है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। क्या चीज़ क्लियर। रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन होता है या लॉन्ग रन होता है, और रिटर्न्स टू स्केल हमेशा कौन सा होता है गाइस, कम ऑन, लॉन्ग रन। रिटर्न्स टू फैक्टर इज अ शॉर्ट रन एंड रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन। नाउ यहाँ पे जो फैक्टर का प्रोपोर्शन है वो क्या होता जाएगा, चेंज। जैसे 40 आउटपुट के लिए 40:1, 50 आउटपुट के लिए 50:1, पर यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसा होता है गाइस, कम ऑन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन विल रिमेन सेम। क्या चीज क्लियर। देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी एक लिमिट है, 100 से ज़्यादा आप आउटपुट नहीं बना सकते, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। क्या चीज क्लियर। यहाँ पे रिटर्न्स टू फैक्टर, ये रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज, यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे रिटर्न्स टू, यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आप जितना चाहे वो स्केल बना सकते हो। शॉर्ट रन में आपका मैक्सिमम कितना बना पाओगे, मेरे एग्जांपल में 100 यूनिट्स, और वहाँ पे आप जितना चाहे उतना बना सकते हो। इसी के साथ योगा इस प्रोडक्शन इज डन।